हेलो साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए साथियों, कई भाइयों बहनों का कमेंट है कि भाई जो ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती जॉब चल रही है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो ये आई है, तो दोनों में सबसे अच्छी जॉब कौन सी है? अच्छी यानी कि भाई काम का जो प्रेशर है किस में कम है, ठीक है। सैलरी तो पता है दोनों में इक्वल मिलती है। पावर किस में अच्छी है, यानी माथापौड़ी किस जॉब में नहीं है और किस में ज़्यादा माथापौड़ी है। तो वही चीज़ अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे दोनों जॉब के बारे में कि इनकी ड्यूटी कहाँ पे रहती है, दोनों की अलग अलग, इनकी कार्यशैली क्या है, ठीक है, वर्किंग क्या है, कैसे कार्य करते हैं ये। साथियों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले मैंने एलडीसी के बारे में भी एक वीडियो बनाया है कि एलडीसी की कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, एलडीसी का प्रमोशन कितने टाइम में होता है, 3 साल में होता है, 5 साल में होता है, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। देखिए साथियों, ये तो आपको पता है कि भाई दोनों की योग्यता क्या है। इसकी तो है ग्रेजुएशन, साथ में एक RICIT जैसा कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। स्टेनोग्राफर है, इसकी योग्यता 12वीं पास। इसमें भी एक RICIT या कोई अदर कंप्यूटर का कोर्स जरूरी है। इसका एग्जाम हो चुका है। इसमें 474 वैकेंसी निकली है। सेक्रेटरीट में अलग वैकेंसी है, ठीक है, सेम ही है, सेक्रेटरीट में अलग पद है और अधीनस्थ विभाग है उसमें अलग पद है। अब मैन अपन जो टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई पोस्टिंग। देखो, जो स्टेनोग्राफर है उसकी पोस्टिंग एक तो होती है शासन सचिवालय में, इसमें इसके अलग से पद हैं, ठीक है। एक अधीनस्थ विभाग और आरपीएससी में भी स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग होती है। यदि सेक्रेटरीट ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर आपका काम क्या रहेगा? आप एक सेक्रेटरी के अंडर में पीए के रूप में काम करेंगे, यानी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। आपके अंडर में जितने भी ऑफिस हैं उनको कोई भी अर्जेंट सूचना जो भी डाक के जरिए नहीं भेजी जा सकती, वो सूचना आप मोबाइल के जरिए उनको दोगे और वो प्राप्त सूचना आप अपने सेक्रेटरी को पहुंचाओगे जिसके अंडर में आप काम करोगे। अंडर RS ऑफिसर, AJP RS ऑफिसर है, उनके पास भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। CM ऑफिस है, कोर्ट में भी ड्यूटी लग सकती है वही जज के पास में, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट है जैसे PWD है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। इनमें जो चीफ इंजीनियर बैठते हैं वहाँ पर उनके नीचे उनके पास में आपकी ड्यूटी लग सकती है। जितने भी डिपार्टमेंट है जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, जो उनका मेन अधिकारी होता है सबसे बड़ा, उसके पास में आपकी ड्यूटी लगती है, स्टेनोग्राफर हो चाहे पीए हो, दोनों की। बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो इनकी ड्यूटी अलग रहती है सेक्रेटरीट में, ट्रेजरी ऑफिस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, PWD WRD, ठीक है, फॉरेस्ट डिवीजन माइनिंग डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट जनरल ऑफिसर में लग गई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में भी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है ना। बड़ी कॉलेज है वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगती है, पंचायत समिति है, ठीक है, SDM ऑफिस, यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट को क्या काम करना रहता है? जैसे कोई भी पैसों का लेन देन है, पैसों के लेन देन से संबंधित जो भी ऑडिटिंग रहती है उसकी जांच करना, ठीक है। कोई बिल बनता है, बड़ा बिल बनता है, उसको चेक करना, जूनियर अकाउंटेंट चेक करेगा तभी वो पास होगा, ठीक है। बजट है, जैसे भाई ऑफिस एक्सपेंडिचर का बजट कितना है, 2 लाख है, 3 लाख है, कितना पास करवाना है, तो उसको लिमिटेड करना, उसकी जांच करना, ये जूनियर अकाउंटेंट का ही काम रहता है। स्टोर से रिलेटेड कोई आइटम आप खरीदते हैं, बेचते हैं, जैसे कि भाई मान लो आपके पास मेज कुर्सी अलमारी और कबाड़े हो गई हैं, ठीक है, रखी रखी खराब हो गई हैं, उनको सेलिंग करनी है, तो जूनियर अकाउंटेंट ही उसकी जो बिड है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो निकालेगा, ठीक है, उसी के अंडर में निकाला जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफिस के पैसों से रिलेटेड कार्य होते हैं वो एक जूनियर अकाउंटेंट की देख रेख में किए जाते हैं, इसलिए इसको एक वॉच डॉग भी कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट को। स्टेनोग्राफर में आप समझ गए होंगे। देखो पहले स्टेनोग्राफर में क्या काम था कि भाई जो टाइप राइटर जिसे आप ये शॉर्ट विधि कहते हैं, शॉर्ट में लिखना, पहले वो काम होता था, लेकिन अब वो काम नहीं होता, अब सारा काम कंप्यूटर पे होता है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग जो ये होता है ये कुछ नहीं होता वैसा, अब सिर्फ और सिर्फ काम रहता है इनका कि भाई बड़े अधिकारी के पास इनकी ड्यूटी जान लगती है, वहाँ से इनको कोई भी सूचना जो पहुँचानी रहती है तो ये फ़ोन के जरिए अपने अधीनस्थ नीचे के विभाग में पहुँचाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई वर्किंग जो प्रोफाइल है किसकी अच्छी है, यानी कि मैं बताऊं तो स्टेनोग्राफर की वर्किंग प्रोफाइल अच्छी है जूनियर अकाउंटेंट के बजाय, ठीक है। देखिए साथियों, बात करें सैलरी की, तो दोनों 3600 ग्रेड पे में आते हैं लेवल 10 में, ठीक है। दोनों की सेम सैलरी रहती है। पे बैंड की बात करें तो ये 93 से 34,800 रुपये,
अब देखिए 2 साल तक आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 23,700 रुपये। कटौती क्या होंगी? तो फिलहाल चल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें आपका जीपीएफ में पैसा कटेगा 2100 रुपये और आरजीएचएस में 440। कटने के बाद आपको 21,160 रुपये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। स्टेनोग्राफर में भी 2 साल तक इतना ही आएगा। 2 साल तक फिक्स सैलरी बढ़ेगी। कोई इस बार कोई अदर अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा, नई दीपावली का बोनस मिलेगा 2 साल तक आपको। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं आपका लेवल 10 में फिक्सेशन हो जाएगा बेसिक 33,800 पर। अब देखिए, अब देखो साथियों, आज के दिन डीए चल रहा है 46%। सेंटर में 4% डीए बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, राजस्थान में भी आज या कल में डीए 4% बढ़ जाएगा। ये जो डीए बढ़ेगा ये कौन सा बढ़ रहा है? जनवरी 2024 का। तो अब डीए हो जाएगा 50%। तो बेसिक का डीए 50%, 16,900 रुपये। एचआरए मिलेगा आपको 9%, 3,042। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, यदि आपकी ड्यूटी इन 4 जगह 5 जगह रहती है, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में, तब वहाँ पर आपको एचआरए मिलेगा 18%, 6,084। दोनों में, स्टेनोग्राफर में भी सेम मिलेगा और ये जूनियर अकाउंटेंट है इसमें भी सेम मिलेगा। और जहाँ पर ये एचआरए 18% मिलता है वहाँ पर आपका सिटी अलाउंस होगा 1,000 रुपये। ठीक है, हाँ ये सिटी अलाउंस है। ये देखिए कोटा में, ये बीकानेर और अजमेर में थोड़ा कम रहता है, 650 रुपये के समथिंग रहता है, 600 या 650 रुपये। ठीक है, सिटी अलाउंस। बाकी जगह पर आपको 1,000 रुपये का सिटी अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता। हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस ज़रूर मिलता है। वो कब मिलता है? जब आप ऑफिस वर्क के लिए कहीं बाहर जाते हैं। जैसे आप ऑफिस काम के लिए जयपुर में आपकी ड्यूटी है और आप कोटा जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, आपको 1 दिन 2 दिन लगते हैं, तब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 2 दिन का। तकरीबन ये 1300-1400 रुपये मिलता है। तो भाई अब आपकी ग्रोस कितनी हो गई? 53,742 रुपये। और जब आपको 18% एचआरए मिलेगा तब हो गई आपकी ग्रोस 57,784 रुपये। अब सेम वही कटौती हो जाएंगी। जो आपका जनरल प्रोविडेंट फंड है जीपीएफ, इसमें 2100 रुपये कटेगा। स्टेट इंश्योरेंस में आपको 2200 रुपये कटेगा और आरजीएचएस में वही 440 रुपये कटेगा। कटने के बाद आपके खाते में आ जाएंगी 49,000 रुपये। ठीक है, और यदि आपकी ड्यूटी सिटी में है जहाँ पर आपको 18% एचआरए मिलता है तब आप खाते में आ जाएंगे 53,044 रुपये। दोनों में सेम रहेगा। अब देखिए सेम ही वही इंक्रीमेंट है, यानी सैलरी में बढ़ोतरी है। सैलरी में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है? तो देखिए, एक तो बेसिक पे है आपकी, उस पर इंक्रीमेंट लगता है, यानी आपकी बेसिक पे 33,800 है तो हर साल जुलाई को 1 जुलाई को 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 3% आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे आप लगे तब आपकी 33,800 रुपये 2 साल बाद, प्रोबेशन पूरा होने के बाद। उसके बाद एक इंक्रीमेंट में 34,800, फिर अगले इंक्रीमेंट में 35,800, ऐसे आपकी बढ़ती जाएगी। और वही एक लगता है आपका इंक्रीमेंट डीए पे, साल में 2 बार लगता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। यानी जो महंगाई बढ़ता है वो सरकार अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाती है। जितना केंद्र में बढ़ता है उतने राज्य में बढ़ जाता है। अभी वही 4% 4% करके बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए पावर की बात करें कि पावर किसमें अच्छी रहती है। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई जो स्टेनोग्राफर वैकेंसी पी है इसमें आपकी थोड़ी अच्छी जानकारी होती है, रेस्पेक्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि भाई आपकी ड्यूटी डायरेक्ट जो बड़े अधिकारी, ऑफिस का मैन अधिकारी, चीफ इंजीनियर है जैसे, ठीक है, या सेक्रेटरी है या फिर आरएस ऑफिसर है, डायरेक्ट उसके अंडर में रहती है। तो आप कोई भी सलाह मशवरा है, कोई भी अपनी तकलीफ है या कोई भी अपनी समस्या है उनसे करवा सकते हैं, सोल्यूशन करवा सकते हैं स्टेनोग्राफर में। जूनियर अकाउंटेंट है, ये भी अच्छी जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई आप डायरेक्ट अधिकारी के टच में नहीं रहते हैं, आप अपने ऑफिस का कार्य देखते हैं। अब देखिए वर्क लोड की बात करें तो दोनों की अपेक्षा भाई जूनियर अकाउंटेंट है, इसमें कुछ वर्कलोड ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें आपके रुपए पैसे से रिलेटेड काम रहता है। बजट है, बजट को संभालना रहता है। लेकिन जो स्टेनोग्राफर में है इसमें कोई ऐसा वर्कलोडिंग वाला ज़्यादा काम नहीं रहता है। भाई आप ऑफिस में बैठेंगे, ठीक है, आपके जो ऊपर अधिकारी, बड़ा अधिकारी है, उसने आपसे कहा कि भाई मीटिंग है, मीटिंग की सूचना इस ऑफिस में भिजवानी है, तो आप फ़ोन करके वहाँ पे बोल देंगे, फिर मेल डाल देंगे, मेल कर देंगे उनके। तो यही यहाँ पे काम रहता है स्टेनोग्राफर या पीए में। छुट्टी दोनों में इक्वल रहती है। संडे सैटरडे की छुट्टी रहती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाए उसकी भी छुट्टी रहती है। ठीक है, एजुकेशन लीव ये लेनी पड़ती है पढ़ाई के लिए।
जैसे आप लग गए और आप अपर तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी आरएएस या कोई और तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तब तो आपको एक बार में 30 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। 30 दिन से ज़्यादा लेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड उतना ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ज्यों ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब आप एक बार में 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं। एक बार में 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं पढ़ाई के लिए प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। पितृत्व मातृत्व अवकाश है, ठीक है। यदि आपकी कोई बच्चा होता है तब जो लड़का है उसको पितृत्व अवकाश मिलेगा 15 दिन का, और लड़की है उसको मिलेगा 6 माह का मातृत्व अवकाश। 15 CL मिलती है, 30 PL मिलती है। जो उपार्जित अवकाश है वो 30 मिलते हैं, और जो आकस्मिक अवकाश है वो 15 मिलते हैं। 20 मेडिकल लीव मिलती है, 2 ऐच्छिक अवकाश RH मिलते हैं। दोनों में सेम मिलेंगे, ठीक है। क्वार्टर की बात करें तो भाई क्वार्टर मिल जाता है। जैसे जयपुर है तो जयपुर में भी क्वार्टर हैं, लेकिन क्या है कि राजस्थान में सीमित क्वार्टर हैं, ठीक है। सेंटर की सर्विस की तरह है नहीं, तो क्वार्टर मिलने में तकरीबन 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हाँ, अगर आपकी ड्यूटी कहीं सब डिवीज़न में है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्वार्टर जल्दी मिल जाएगी यदि खाली होगा तो। और अब अगर आप सिटी की बात करें तो वहाँ पर आप क्वार्टर मिलने में 3 से 4 साल लग जाएंगे तकरीबन। ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र इनमें आसानी से हो जाता है, जूनियर अकाउंटेंट में भी, स्टेनोग्राफर में भी। पर एक कंडीशन है, जैसे मान लो आपकी ड्यूटी जयपुर में आ गई और आपको अलवर में ट्रांसफ़र करवाना है या कोटा करवाना है, तो वहाँ पर सीट खाली होनी चाहिए, ठीक है ना। सीट खाली है तो आपका ट्रांसफ़र तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। गृह जिले की बात करें तो गृह जिला भी इसमें मिल जाता है, प्रेफरेंस के अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट देते हैं। अगर आपकी नंबर अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस में पहला ही जिला मिल जाएगा। ड्यूटी के टाइम पढ़ने का समय किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता है? देखो, इसमें तो मिल जाता है स्टेनोग्राफर में तो, क्योंकि इसमें आप ऑफिस में बैठे रहेंगे आराम से 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस में बैठे रहो, ठीक है। आपके अधिकारी को काम बताए वो काम कर लो, बाकी आप बैठे बैठे अपनी आगे पढ़ाई कर लो। जूनियर अकाउंटेंट में इसमें भी मिल जाता पढ़ने का टाइम, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑफिशियली वर्क रहता है वो देखना रहता है, वो कंप्लीट करना रहता है पूरा। अब देखिए प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन एक तो दोनों का ही सेम है भाई, 9, 18, 27, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जैसे आप लगे जूनियर अकाउंटेंट, ठीक, आपका प्रमोशन किस में होना है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय में। मान लो ऊपर की सीट खाली है नहीं, तब आपको 9 साल की ACP मिल जाएगी। 9 साल बाद आप ऑटोमेटिक 4200 ग्रेड पे में आ जाएंगे, ठीक है। उसके 18 साल बाद अगर ऊपर की सीट फिर भी खाली नहीं है तो आपकी ACP लग जाएगी 4800 ग्रेड पे में। ये तो 9, 18, 27 का रूल है। लेकिन देखो अभी तक तो ऐसी सिचुएशन आई है नहीं, ठीक है। इनमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है। जो टीचर की है, जैसे 3rd ग्रेड टीचर लगता है, उसमें प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। ऊपर की सीटें भरी रहती हैं तो उनको 9, 18, 27 की ACP मिलती है बस टीचर में तो। अब यहाँ पे देख लो दोनों में प्रमोशन किस प्रकार से होता है और कहाँ पर जल्दी होता है, कहाँ पर आप अपर पोस्ट पे जल्दी पहुँचेंगे। जूनियर अकाउंटेंट में आप लगते हैं, ठीक है, तो इस पर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस उस सीट पर आपको होना आवश्यक है। 5 साल बाद ऊपर की सीट यदि खाली है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा 4200 ग्रेड पे में। अब देखो अब की बार क्या हुआ है कि अब की बार जिन्होंने ये जो पिछली से पिछली जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी गई है, इन्होंने 2018 में ज्वाइनिंग ली थी, ठीक है, और इनका 2023 में प्रमोशन हो गया, यानी 5 साल कंप्लीट होते ही इनका प्रमोशन हो गया। वो कैसे हुआ कि ऊपर की बहुत सारी सीटें खाली थी, वही जो 5,500 की वैकेंसी आई है इसी वजह से आई है कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोशन हुआ आपकी बार जूनियर अकाउंटेंट में, ठीक है। तो नीचे की सीट इसी वजह से खाली हुई है, तो इनका 5 साल में प्रमोशन हो गया, ये 42 ग्रेड पे आ गए असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में, ठीक है। अगर ऊपर की सीट खाली है तो यहाँ पर भी 5 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी सहायक लेखाधिकारी प्रथम में। और यदि ऊपर की सीट खाली नहीं है तो आपको फिर वही ACP मिलेगी। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा लेखाधिकारी में, ठीक है, लेवल 14 में। ये देखिए RAS की पोस्ट आती है, यानी कि इसमें जितनी भी सीटें हैं उसका 50% सीट तो प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, और 50% पर भर्ती निकलती है RAS की, ठीक है। तो RAS वालों को ये मिलता है लेखाधिकारी की लेवल 14 की, और जो 50% है वो प्रमोशन के जरिए इस सीट पर पहुँचते हैं। अब बात करें भाई स्टेनोग्राफर है, इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए एक तो भाई आपका कन्फ्यूजन है कि स्टेनोग्राफर और
निजी सहायक, इसमें क्या अंतर है? देखो दोनों एक ही चीज़ है। स्टेनोग्राफर का नाम ही निजी सहायक ग्रेड द्वितीय कर दिया गया है। अब जो सेक्रेटरीट है शासन सचिवालय, वहाँ पर तो स्टेनोग्राफर ही नाम अभी। और जो अधीनस्थ विभाग है, तकरीबन 108 डिपार्टमेंट है, जैसे पीएचईडी है, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर स्टेनोग्राफर का नाम है निजी सहायक ग्रेड द्वितीय। वो सेम एक ही चीज़ है, एक ही पोस्ट पे हैं दोनों। स्टेनोग्राफर है निजी सहायक ग्रेड द्वितीय है, ये 36वीं ग्रेड पे होता है। इनका प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है, ठीक है, 5 से 6 साल में इनका प्रमोशन हो जाता है। स्टेनोग्राफर यानी सीनियर स्टेनोग्राफर जो निजी सहायक ग्रेड फर्स्ट में हो जाता है, इनका प्रमोशन ये होते हैं 4200 ग्रेड पे में। इससे 6 से 7 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट पे, ये होते हैं 4800 ग्रेड पे में। इसके बाद इनका प्रमोशन, देखिए सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट में प्रमोशन जल्दी होता है, ये ध्यान रखना आप। और जो अधीनस्थ विभाग है उसमें प्रमोशन होने में 1-2 साल ज़्यादा लगते हैं। पीए है पर्सनल असिस्टेंट है, वहाँ से आपका प्रमोशन हो जाएगा अतिरिक्त निजी सचिव, वही 6 से 7 साल में, 6 से 7 साल में सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये आता है भाई आपके 5400 ग्रेड पे में, ये अतिरिक्त निजी सचिव। इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा निजी सचिव में। निजी सचिव ये आते हैं 6000 ग्रेड पे में। और इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा वरिष्ठ निजी सचिव 6600 ग्रेड पे में। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डिप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं सेक्रेटरीट ऑफिस में। और सेक्रेटरीट ऑफिस में यदि आप जल्दी सर्विस में लग जाते हैं तब आप इस पद पर पहुंच पाते हैं, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी में। इस ग्रेड पे होती है भैया ऐसी। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना।